नमस्कार। हिंदी के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे प्रिय दर्शकगण, हिंदी की भागीरथी देश की जहाँ भी पहुँची, जिस चीज़ों तक पहुँची, जिसने हिंदी में बोलने का निश्चय करके बोलना प्रारंभ किया, वो हिंदी बन गया। हिंदी दक्षिण में पहुँची तो दक्षिणी, मुंबई में पहुँची तो मुंबईया, पश्चिम में पहुँची तो पश्चिमी, और कश्मीर में पहुँची तो कश्मीरी हिंदी बन गई। हिंदी के इतने सारे रूप के साथ आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक विद्वज्जन और हिंदी के बहुत बड़े जानकार आज उपस्थित हैं। असम यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर जय कौशल सर। सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो हम आपसे आज बहुत कुछ जानेंगे, तो चलिए सीधे सवाल जवाब में चलते हैं। तो अभी तो आप आसाम यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन अभी आप त्रिपुरा में हैं। तो चलिए त्रिपुरा में हिंदी की दशा और दिशा, इस पर पहली प्रश्न हम रखते हैं आपको। इस पर कुछ आलोकपात कीजिए। मैं सुमिता जी यहाँ 10-11 साल रहा हूँ और हिंदी त्रिपुरा में कैसी चल रही है इसका मैंने ठीक ठाक एक समझ जो बनी है उसके आधार पर मैं आपको बताऊं तो त्रिपुरा में हिंदी को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। यहाँ की हिंदी की स्थिति को ध्यान में रखकर सरकारी स्तर पर हिंदी को लेकर, उसके विकास को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर क्या काम काज हुआ है और गैर सरकारी स्तर पर क्या काम काज हुआ है। सरकारी स्तर पर अगर हम बात करें तो फिर उसके 2 हिस्से मुझे लगता है हो सकते हैं। एक कि शिक्षण प्रशिक्षण के स्तर पर हिंदी कैसी है, दूसरा राजभाषा का जो कार्यान्वयन हिंदी को लेकर है वो कैसा है। अगर गैर सरकारी स्तर पर जाएं तो फिर साहित्य लेखन, जैसे आप साहित्य लिखती हैं और दूसरे ढेर सारे लोग यहाँ पर हिंदी में और दूसरी भाषाओं में भी साहित्य लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद एक और हिस्सा बनता है कि संपर्क भाषा, बातचीत, मार्केट, वहाँ हिंदी कैसी है। मुझे लगता है कि हिंदी को इस खाके में समझना चाहिए त्रिपुरा के अंतर्गत। अगर हम शिक्षण प्रशिक्षण की बात करें तो मैं आपको 60-70 के दशक में लेकर चलता हूँ। वहाँ पर एक समय 60-70 के दशक में स्कूलों में हिंदी खोली गई थी। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भी कुछ खुले थे यहाँ त्रिपुरा में, लेकिन बाद का एक समय आया कि वो किन्हीं कारणवश बंद हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उनसे जुड़े जो आप 60 और 70 साल पहले आप जा रहे हैं, हिंदी से जुड़े हुए व्यक्तित्व को बारे में कुछ कह सकते हैं? जरूर मैं कहूँगा। अब मुझे लगता है कि मैं अभी आपको उस इतिहास की थोड़ी सी बात बताता चलूँ। तो 60-70 के दशक में जो हिंदी के स्कूल खुले, टीचर ट्रेनिंग स्कूल खुले, कॉलेज खुले, वो बंद हो गए बाद में। उसके बाद की स्थिति ये हुई कि स्कूलों में हिंदी कमतर हो गई। अच्छा। खासकर राज्य सरकार के स्तर पर दूसरी भाषाएं आ गईं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य स्कूल, इन सब स्कूल, आर्मी स्कूल, इन स्कूलों में हिंदी रही। उसके बाद कॉलेज के लेवल की बात करें, मैं शिक्षण प्रशिक्षण वाला हिस्सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉलेज के लेवल पर बात करें तो यहाँ पर कुछ कॉलेजों में 4-5 कॉलेज, खासकर जो अगरतला केंद्रित कॉलेज है, वहाँ हिंदी खुली। जब त्रिपुरा विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय था तभी यहाँ पर हिंदी विभाग खुल गया था। 2006 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और बाद में जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना तो उसके बाद तो हिंदी के विकास को लेकर विभाग ने हिंदी के विकास को लेकर, यूनिवर्सिटी ने हिंदी के विकास को लेकर बड़ा काम किया। तो एक तरह से शिक्षण प्रशिक्षण की स्थिति जो है वो स्कूलों में थोड़ी सी ज़रूर नाजुक है, लेकिन कॉलेज के लेवल, हाँ, उसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। 4-5 हैं और यूनिवर्सिटी के लेवल पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल में जो एक हिस्सा। हाँ, अच्छा, जो इग्नो जो है ना, मतलब बाहर की जो यूनिवर्सिटी है, वो सब भी तो हिंदी पढ़ा बिल्कुल इग्नू की बात कर सकते हैं, एकदम इग्नू जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, राजभाषा का कार्यान्वयन। हम दूरदर्शन में हैं, दूरदर्शन में हम हिंदी का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी हिंदी का प्रचार प्रसार है। इसके बहुत बड़ी योगदान है। इसके अलावा ढेर सारे दूसरे जो केंद्रीय कार्यालय हैं यहाँ पर, वो ONGC है, वो निप्को है, वो NIT है, और दूसरे बैंक्स हैं, ONGC है। ये सारे संस्थान हिंदी में कार्यक्रम करते रहे हैं। पखवाड़ा दिवस में तो बहुत एकदम। तो ये राजभाषा की स्थिति है।
अब आगे चलें साहित्य लेखन के स्तर पर। मैंने भी कुछ देर पहले मेंशन किया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी में काम कर रहे हैं। डॉक्टर मिलन रानी जमातिया का नाम लिया जा सकता है। आपका आज़ाद कथा मुझे याद आती है। चंद्रकांत मोरा सिंह का ढेर सारा अनुवाद हुआ, उसकी बात की जा सकती है ना। अब कुछ कोश यहाँ आए, हिंदी जमाती अध्येता कोश, हिंदी अध्येता कोश, चंद्रकांत जी की किताब प्रेसिडेंसी से छपी, दिल्ली से छपी, प्रतिलिपि.com ने ऑनलाइन छापी। कुल मिलाकर हिंदी में यहाँ साहित्य चर्चा का और साहित्य लेखन का कार्य, अनुवाद समेत। इवन हमने ही पिछले दिनों पीपल्स लैंग्वेज सर्वे ऑफ जो इंडिया है उसका त्रिपुरा चैप्टर, उसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन किया है। अच्छा, करीब 300 पेज की वो किताब इसी वर्ष और ओरिएंट ब्लैक स्वान से आएगी। तो ये है हिंदी का परिदृश्य जो यहाँ पर लगातार लिखने पढ़ने की दिशा में मतलब बढ़ बहुत रहा है। अच्छी स्थिति में है त्रिपुरा। अब एक और छोटा हिस्सा मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। नवलेखन संघ जो है ना त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में थोड़े दिन पहले मतलब लगातार चलते रहते हैं यहाँ पे नवलेखन, मतलब आप भी थे शायद। हाँ, बिल्कुल चलते रहते। बल्कि देखिए ये यहाँ की बढ़ावा है ना संस्कृति हिंदी को। हाँ, साहित्य यहाँ जो अड्डे चलते हैं वो भी, उसको भी हिंदी ने, उन्होंने भी हिंदी को ही अपनाया है। और हिंदी इस दिशा में भी संवाद की प्रक्रिया में, चिंतन की प्रक्रिया में, परिचर्चा की प्रक्रिया में लगातार बढ़ रही है ना। अब हम संपर्क की बात कर सकते हैं। संपर्क के क्रम में मैं बताऊं आपको कि 2009 से लेकर मैं इधर कुछ महीने पहले तक यहीं था। मैंने ये देखा कि मार्केट में संपर्क, बातचीत, बाजार में, गांवों में, हम जहाँ भी गए हमने वहाँ हिंदी को लेकर किसी तरह का कोई विरोध नहीं देखा। बहुत समर्थन और स्नेह मिलता है हिंदी को यहाँ। और अगर हमने हिंदी में कोई बात कही है तो उसका जवाब बहुत आराम से हिंदी में मिलता है। तो ये जो है विरोध ना होना भी विकास का सूचक है। हाँ, एकदम। ये जो चीज़ है ये हिंदी को लेकर यहाँ बड़ा आश्वस्त करती है। त्रिपुरा में आप हिंदी को इस खाके में समझेंगे मुझे लगता है। अभी आप त्रिपुरा से निकल के थोड़ा पूर्वोत्तर में जाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी आप आसाम में हैं, तो हमारे पूर्वोत्तर में जितने भी राज्य है, आसाम तो उसमें बहुत एक अहम जगह पे है। तो पूर्वोत्तर की जो संस्कृति है वहाँ पे हिंदी की भूमिका, इससे लेकर आप कुछ कहिए। पूर्वोत्तर की संस्कृति के विकास में हिंदी, इवन मैं साहित्य भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। हाँ। साहित्य और संस्कृति दोनों के विकास में पूर्वोत्तर को केंद्र में रख के बात करें, हिंदी का बड़ा योगदान अब है। एक मैं बताता हूँ, पूरे 7-8 राज्य जो हैं पूर्वोत्तर के, सब में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सब में हिंदी विभाग हैं। अच्छा। सब में दूसरी भाषाओं के विभाग भी हैं। अच्छा। वो विभाग आपस में संस्कृति चर्चा करते हैं और अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब हम हौजागिरी नृत्य हिंदी विभाग करता है तो वो संस्कृति को बढ़ावा देने का काम ही करता है। दूसरे राज्यों के बिहू जब होता है तो वो ऐसा नहीं है। संस्कृति कैसे भाषा को और संस्कृति एक साथ चल रही है ये हमें देखना है। बांग्ला जब हम देखेंगे मेघालय का, और दूसरे नृत्यों की भी बात कर सकते हैं, कल्चर के दूसरे हिस्सों की भी, प्रेजेंटेशंस की, गीतों की भी बात कर सकते हैं। भूपेन हजारिका तो बहुत हुए हैं अनुवाद। अभी भारत विकास के जो कार्यक्रम रहे, पिछले साल हम आसाम गए थे, वहाँ हमारे जो 7 बहन, मतलब अभी तो 8 हो गए ना, सभी वहाँ आए थे और अपने अपने राज्य की जो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, राज्य के बाहर से भी उन लोग कर सकते हैं। मतलब हमारे त्रिपुरा के है, लेकिन यहाँ के जो त्रिपुरा की जो संस्कृति है उससे बाहर से भी हम, मतलब आसाम के जो बिहू नृत्य है, आप जो अभी का जिक्र कर रहे थे, वो भी हम वहाँ प्रदर्शित कर सकते थे। मतलब भारत विकास के जो कार्यक्रम रहा है। हाँ, एक साथ हम आसाम में इकट्ठे हुए थे तब। अच्छा। पिछले साल तब हमने देखा ये सब। तो अभी तो मैं वही कह रहा था कि कैसे पूर्वोत्तर को जोड़ने में, बल्कि मैं एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूंगा। पूर्वोत्तर साहित्य नागरी मंच नाम से एक संस्था बनी है इधर ही, बहुत नई संस्था है। उस संस्था में 8 राज्यों के वो लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं और हिंदी में काम करते हैं। वो एक पत्रिका निकालने जा रहे हैं। अच्छा। बहुत जल्द वो पत्रिका हिंदी में होगी और उस पत्रिका में सारे 8 राज्यों के लोग जो हिंदी में काम कर रहे हैं, उनके लेख, उनकी रचनाएं, उनकी कहानियाँ, वो सब प्रकाशित होंगी। एक तरह से पूरे पूर्वोत्तर को एक साथ लाने में एक बड़ा अच्छा मतलब काम कहा जाना चाहिए। हाँ जी।
उसका पहला अंक बस इसी महीने के अंत में या मुझे लगता है अगले अंक में आ जाएगा। उस पत्रिका की विशेषता ये है या उस मंच की विशेषता ये है, जो मैं इसलिए यहाँ से उसे रेखांकित करना चाहता हूँ कि उसमें जुड़े हुए सारे, लगभग सारे लोग वो यहाँ के स्थानीय निवासी, हिंदी उनकी मूल भाषा नहीं है, लेकिन वो हिंदी में काम करते हैं, वो अनुवाद के माध्यम से काम कर रहे हैं या वो मूलतः हिंदी में लिख रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये कैसे हिंदी सेतु बन रही है यहाँ पर, ये देखने की चीज़ है, ये देखने की चीज़। और छोटी छोटी भाषाएं हैं। अभी हम विश्व बाजार तक जाएंगे। विश्व बाजार या पटल पर हिंदी की जो भूमिका है, ये तो अभी हम खुद के राज्य से हम पूर्वोत्तर में आए हैं, अभी हम विश्व बाजार के थोड़ा चक्कर काट लेते हैं। वहाँ हिंदी की क्या स्थिति है विश्व बाजार? देखिए, विश्व बाजार की बात करें और वैश्विक स्तर पर हम शिक्षा संस्कृति की भी बात करें अगर, तो मैं कहूँगा कि हिंदी पूरी दुनिया में एक बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। शिकागो में जो विवेकानंद जी ने 1893 में हिंदी में भाषण दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के तमाम देशों में हिंदी में भाषण दिए हैं। आप जब अपनी भाषा में बोलते हैं ना, तो उसका महत्व अलग ही होता है। और वो भाषा, उस भाषा का महत्व बढ़ता है और आपका अपना भी मान बढ़ता है। और इन लोगों ने हिंदी के माध्यम से भारत का, हिंदी का और अपना मान बढ़ाया है। वैश्विक स्तर पर इससे जो फर्क पड़ा, बाजार ने इस चीज़ को समझा है कि हिंदी अपने आप में कितनी बड़ी, बृहत्तर होती जा रही है। मार्केट में लगातार आप देखेंगे कि अब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होती या दूसरी भाषा में नहीं होती, हिंदी में भी उनको लिखा जाने लगा है। तो मार्केट अब आप अगर आप जितने सारे विज्ञापन आते हैं, अगर आप उन्हें देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे विज्ञापन हिंदी, वो कैप्शन हिंदी में लिखते हैं, या तो वो उनके जो डायलॉग हैं वो सब हिंदी में आते हैं। वैश्विक स्तर पर भी ये बड़ी स्थिति है। पढ़ने पढ़ाने के क्रम में भी हम बात करें, दुनिया की बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हिंदी या इंडोलॉजी की पढ़ाई होती है, तो हिंदी वहाँ पढ़ रही है। ICCR जो है वो हिंदी चेयर करके पूरी दुनिया में उसने खोले हुए हैं। अच्छा। वहाँ हिंदी के लोग जाते हैं, हिंदी के एक्सपर्ट टीचर्स जाते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, वहाँ जाकर एज एन एक्सपर्ट जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो वहाँ कैसे संस्कृति और साहित्य दोनों हिंदी के माध्यम से बढ़ाए जा रहे हैं। ये है वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्थिति। अभी जो नया शिक्षा नीति है, हाँ जी मैडम, नया शिक्षा नीति, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। जी जी जी। हाँ, हम जानना चाहेंगे नए शिक्षा नीति पर हिंदी की क्या विचारधारा रही है। जी देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। नई शिक्षा नीति को हम पुरानी जो इससे पहले की भी शिक्षा नीति है उनके आलोक में अगर देखें तो दौलत सिंह कोठारी की एक समिति बनी थी शुरू में, संभवतः आज़ादी के बाद की जो शिक्षा नीति थी, उसमें त्रिभाषा फार्मूले की बात की गई थी। अलग बात है कि वो ठीक से लागू नहीं हुआ। अच्छा। अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो इस मामले में बहुत अच्छी है कि उसमें मातृभाषाओं को एक तरह से, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाएं भी आप उन्हें कह सकते हैं, उन्हें केंद्रीय स्थान दिया गया है। यस। मातृभाषाओं की पढ़ाई 5वीं तक रखी गई नई शिक्षा नीति में, उसे 8वीं तक बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। है ना। संस्कृत के साथ 3 भारतीय भाषाओं को आप चुन सकते हैं, उनका विकल्प आपके सामने खुला है। विदेशी जो भाषाएं उन्हें आप इलेक्टिव के रूप में चुन सकते हैं, ये एक खास चीज़ है। ये बात। और विदेशी भाषाओं की पढ़ाई 10वीं या सेकेंडरी स्तर जिसको हम कहते हैं वहाँ से शुरू होगी। तो बेसिक जो बनेगा, हम मातृभाषा में क्यों पढ़ना चाहते हैं। हाँ। ये सिर्फ हिंदी की भी बात नहीं है, ये सारी भारतीय भाषाओं के, सारी मातृभाषाओं की बात है। सम्मान भी हम मातृभाषा में समझते हैं चीज़ों को, हम माँ से और परिवार से भाषा को सीख रहे हैं ना। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो भाषा को समझने के लिए नहीं, 2 अर्थ है ना।
हम दूसरी भाषा में पढ़ेंगे, घर में कुछ और बोलेंगे, परिवार में कुछ और बोलेंगे और स्कूल में कुछ और बोलेंगे, तो बच्चा जो है वो उसका विकास मानसिक उतना नहीं हो, विकास मानसिक दृष्टि से वो थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है। पजल हो जाता है एकदम। अगर वो यहाँ पहले से भाषा सीख कर जा रहा है और वहाँ पर वो उसी भाषा में पढ़ेगा, तो उसका विकास बहुत तेजी से बहुत होगा। और तेजी से इस होगा। चीज़ को इस नई शिक्षा नीति ने बड़े अच्छे ढंग से मतलब कहना चाहिए केंद्र में रखा है। तो ये न केवल हिंदी का विकास है, कहना चाहिए सारी भारतीय भाषाओं का या मातृभाषाओं का, क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं का सम्मान है। बहुत सम्मान, मैंने अभी भी जी। कहा। अच्छा, संपर्क भाषा जो है उससे हम अभी बात कर चुके हैं एक दो लाइन में, तो उस थोड़ा विस्तार से हम भारत के स्तर पर देख सकते हैं। मैं पूर्वोत्तर के स्तर पर बात कर रहा था अभी पिछले आपकी बात के जवाब में। भारत के स्तर पर भी आप अगर जाएं तो दुनिया, देश के किसी भी कोने में चले जाइए आप सिर्फ इस एक भाषा से काम चला सकते हैं। दक्षिण के दक्षिण जो है ना, पहले बहुत उन लोग मतलब हिंदी को बोलने में थोड़ा झिझकते थे कुछ है, लेकिन अभी जो हम हाल ही में गए हैं तो सबके मुंह में हिंदी बोली है अभी। देखिए, कभी कभी कुछ पॉलिटिकल मसले होते हैं मुझे लगता है, लेकिन रोजगार के स्तर पर बात करें तो हिंदी काफ़ी आगे है। मार्केट के स्तर पर भी बात करें, हमने की ही अभी, हिंदी आगे है। हम पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं जाते हैं। सामाजिक स्तर पर, बाजार के लेवल पर, रोजगार के लेवल पर हिंदी अग्रणी है। ठीक है, तो हिंदी को अपनाने में लोगों को, जो आप कह रही हैं कि झिझक होती थी, अब नहीं होती। अब नहीं होती है। कॉल सेंटर्स में आप देखेंगे कि हैदराबाद से लोग आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तो साउथ की स्थिति हो गई। महाराष्ट्र से लोग बात कर रहे हैं, ये सब हिंदीतर प्रदेश है, यहाँ से भी लोग बात कर रहे हैं। तो आप पूरे भारत में आप संपर्क भाषा के नज़रिए से देखें ना, तो बहुत इजीली हिंदी के सहारे आपका काम चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, और ये जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें जो समन्वयन की जो बात है, उसमें हिंदी की बहुत बड़ी एक भूमिका है। बिल्कुल। समन्वयन की जो भूमिका, उस पर हम कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं कहूँगा कि देखिए, अंग्रेजी में यहाँ पर जैसे मैं कहूँ मामंग दाई अरुणाचल की एक लेखिका है। अच्छा। अंग्रेजी में लिखती हैं, या अपनी वो जो उनकी अपनी स्थानीय भाषा, मातृभाषा, उसमें लिखती हैं। हिंदी वाला या बांग्ला वाला उसे, यहाँ है बांग्ला भाषी व्यक्ति उसे कैसे जानेगा, या हिंदी भाषी व्यक्ति उनके बारे में कैसे जानेगा? उसका तरीका क्या है कि हम उन्हें जोड़े, हाँ, है ना। टेमसुला आओ अगर उधर मेघालय मणिपुर में लिखती हैं, वो अपनी भाषा में लिखती हैं, हम उनको कैसे जोड़ेंगे? आप इसमें अनुवाद की भूमिका पर भी आप टेमसुला जी तो बहुत परिचित है ना, साहित्य अकादमी में उनके जो किताबें हैं वो भी मिजोरम में सी कामलोवा बैठे हैं। हाँ। बड़े साहित्यकार है ना। सीराम जुमसी बैठे हैं उधर अरुणाचल प्रदेश में। रमन सांडिल्य बैठे हैं। यहाँ हिंदी के उनकी बात करें अगर तो रमेंद्र पाल जी थे। हाँ, रमेंद्र पाल, हम जो एस.एन. मेहरोत्रा जी की बात कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने में और पूर्वोत्तर की और अपने क्षेत्र की भाषाओं को हिंदी के माध्यम से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। और मैं यहाँ अनुवाद का प्रश्न और जोड़ देना चाहता हूँ आपकी बात के साथ कि जब तक हम मामंग दाई, टेमसुला आओ इनको किसी एक भाषा में नहीं पढ़ेंगे, या उनको भाषा का जो मतलब आप चाहें तो उसे बैरियर कह लीजिए। भाई, मुझे अगर किसी व्यक्ति की भाषा नहीं आती तो मैं उसको कैसे समझूंगा? तो मैं उसे उस भाषा में ले आने की कोशिश करूँ, उसकी बात को, जिस भाषा को मैं या अधिकतर लोग समझते हैं। हाँ। उस क्रम में हम बात कहें कि हिंदी ज़्यादा लोग समझते हैं। तो मामंग दाई, टेमसुला आओ, सी कामलोर और भी ढेर सारे लेखक हैं। उन सब के लेखन, साहित्य और विचारों का विकास इस तरह से भाषा के माध्यम से होगा, या अनुवाद के। आजकल सब बोलने के साथ साथ पढ़ने भी लगे हैं हिंदी, मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते, क्योंकि अभी कॉलेज में और स्कूलों में तो हिंदी विषय रहा ही है ना, अभी सब पढ़ लेते हैं। और जितने भी घर में बच्चे के साथ साथ अपने माता पिता भी उनको जब दिखाते हैं ना, उनको भी हिंदी का बोध होने लग गया है आजकल। आसानी से पढ़ लेते हैं उन लोग। हाँ। साहित्य में रुचि रख रहे हैं। तो जब साहित्य की रुचि की बात आई है तो साहित्य का क्या योगदान है हिंदी में? देखिए,
सबसे पहले तो हम बात करें कि हर भाषा का, और यहाँ बहुत सारी भाषाओं का जीवंत संग्रहालय है त्रिपुरा से लेके और पूरा पूर्वोत्तर, बहुत सारी भाषाएं हैं। इन भाषाओं में लोक साहित्य बहुत मौजूद है। पहले लोक साहित्य, जो कि जिसे हम मौखिक साहित्य भी कह सकते हैं या अलिखित साहित्य भी कह सकते हैं, मौजूद है, और लिखित साहित्य भी मौजूद है। तो अब इस साहित्य को हमको लाना पड़ेगा। साहित्य जब तक हमारे पास रिटर्न फॉर्म में मौजूद नहीं होगा, रिटर्न फॉर्म में मौजूद रखने के लिए अलिखित साहित्य को लिखित करना पड़ेगा या संकलित करना पड़ेगा, या ऑडियो विजुअल माध्यमों से उसे संकलित करना पड़ेगा। ये काम इधर होने लगा है। हाँ, मिलन रानी जमातिया जी की जो करंग कथा माँ अनुवादित हुए ना, लोक कथा, हाँ, हिंदी ये में हुई है त्रिपुरा के जनजातीय लोकगीत। उनकी एक किताब मुझे लगता है बहुत जल्द आने वाली है। मेरे साथ उनकी एक किताब है, पिछले वर्ष उसका प्रकाशन हुआ था। हाँ, हाँ, त्रिपुरा के पूरा गौरिया उसकी सूची लोकगीत मेरे पास है। हाँ, ये तो सब हमने करीब 101 लोकगीतों का पिछले 3 साल गौरिया पूजा में जाकर, चूंकि गौरिया पूजा के आसपास वो गीत गाए जाते हैं, उनका बाकायदा संकलन किया। और उसको, और एक और चीज़ मुझे लगता है यहाँ जोड़ी जानी चाहिए। बांग्ला जब भी अनुवाद करें या दूसरी भाषा से हम जब सेतु बने, तो हमें दोनों भाषाओं का सम्मान रखना चाहिए, दोनों भाषाओं की लिपियों का भी सम्मान रखना चाहिए। एकदम। तो हमने एक, हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम लेफ्ट साइड अगर बांग्ला का गीत रख रहे हैं, तो उसको बांग्ला लिपि में या देवनागरी में लिखेंगे, देवनागरी में यहाँ बांग्ला गीत लिखेंगे और फिर उसका यहाँ अनुवाद करेंगे। बहुत खूब। इससे सुविधा क्या होगी, अगर यहाँ बांग्ला गीत देवनागरी में है, कोकबरक गीत देवनागरी में है, या दूसरी भाषाओं का गीत यहाँ देवनागरी में है, तो इस भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी में सीधे जा रहे हैं। हिंदी का विकास इस नाते भी हो रहा है। एकदम। हाँ। और जब ये हो रहा है क्या ऐसे? बिल्कुल ऐसा, वो किताब जो त्रिपुरा के गौरिया लोकगीत है वो इसी तरह कोकबरक देवनागरी में है। अच्छा। और जो मैं अभी कुछ देर पहले हम कहाँ से संग्रह कर सकते हैं फिर ना? अमन प्रकाशन ने उसको छापा है कानपुर में, वो वहाँ से ली जा सकती है। लाइब्रेरी में उपलब्ध है त्रिपुरा विश्वविद्यालय के। और यहाँ संभव है बीरचंद्र स्टेट सेंट्रल जो लाइब्रेरी है वो संभवतः वहाँ भी अवेलेबल है। ये इससे होगा क्या, दोनों भाषाओं का संरक्षण और सम्मान होगा। बस सिर्फ लिपि देवनागरी हो जा रही है, उससे क्या है, क्योंकि हिंदी का परिदृश्य बड़ा है, ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुंच होती है। एकदम इस तरह से मुझे लगता है कि आगे भी साहित्य का संकलन संरक्षण अगर करने का, जो मुझे लगता है आगे लोग जब काम करें तो इस चीज़ को अपना सकते हैं। जी मैम। तो भारतीय जितनी भी भाषा है, सब भाषा में ऐसे हो रहे हैं शायद, क्योंकि नवलेखक संघ के जो जितने मित्र हैं, अभी भी हमारे साथ उनका जुड़ाव है। फ़ोन भी करते हैं कभी कभी व्हाट्सएप वगैरह से, तो उन लोग बहुत उत्साही है फिर त्रिपुरा में आने के लिए, और कार्य भी कर रहे हैं। मतलब हिंदी भाषा को लेके उनमें बहुत उन्मादना भी है, बहुत जोशों से उनको ये MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक कार्यालय है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अच्छा। हाँ। उनका काम क्या है कि देश भर में हिंदी की पुस्तकों को पहुंचाना, और देश भर में जो लोग लिख पढ़ रहे हैं हिंदी के माध्यम से, वो साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कहीं के भी हो सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं के भी हो सकते हैं, उन सबको शोध यात्रा करवाना, हिंदी यात्रा करवाना। वो 3-4 जगहों पर भेजते हैं। वो छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। त्रिपुरा में भी हमने एक कार्यक्रम पिछले दिनों किया था, जिसमें दक्षिण भारत से कुछ विद्वान आए थे। वो कैसे, उसमें सिखाया क्या जाता है कि कैसे हम कविताएं लिखते हैं, हम रचनाएं कैसे लिखते हैं, आप रचनाएं कैसे लिखते हैं, आइए बैठकर पाठ होता है वहाँ पे, और फिर उस पर कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो डिस्कशन करते हैं, संवाद करते हैं। इस नाते केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने बहुत, मतलब कहना चाहिए, महत्वपूर्ण काम किया है हिंदी को जोड़ने में, साहित्यकारों को एक दूसरे से जोड़ने में। जी, तो ये एक तरीका है हिंदी को आगे बढ़ाने का। मुझे लगता है बहुत संतुष्टिपरक ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं। विदेशों में भी हमारे हिंदी भाषी बहुत लोग हैं। अभी देखिए, पंजाबी तो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन जैसे मुंबई की जो भाषा है, मुंबईया जैसे, सबकी जो लिपि देवनागरी है, बहुत सारी भाषाओं के लिपि देवनागरी है। तो विदेशों में हम जो
भारतीय रहते उनके प्रभाव में भी विदेशी बहुत लोग आ गए हैं, ठीक ना? तो विदेश में हिंदी की क्या स्थिति है? देखिए, चूँकि मैं अनुवाद से भी जुड़ा रहा हूँ अच्छा। और प्रेमचंद के अनुवादों पर काम किया है, तो ये जानने का मौका मिला कि विदेश में कैसे वो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं। तो जैसे हम दूसरी भाषा हिंदी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास जो उपलब्ध भाषा है पहले वो उसमें हिंदी पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उस क्रम में क्या होता है कि अंग्रेजी अनुवाद होते हैं, अच्छा। है ना? तो स्कूल लेवल के एक ही टेक्स्ट का, एक ही कहानी का स्कूल लेवल के बच्चे के लिए अलग ट्रांसलेशन होगा, टेक्स्ट एक ही है। कॉलेज लेवल के लिए, हायर एजुकेशन जो ले रहा है बच्चा, उसके लिए अलग, वो थोड़ा सा बेहतर, मतलब कहना चाहिए अच्छे शब्दों वाला क्रिएटिव ट्रांसलेशन होगा। तो पहले उनको उनकी भाषा में समझाने की कोशिश होती है, फिर धीरे धीरे उनको इस लिपि में या इस भाषा में लाया जाता है और फिर वो कनेक्ट होते हैं। तरीका क्या है कि पहले भाषा के स्तर पर स्कॉलर या स्टूडेंट जूझे नहीं, परेशान ना हो, कंटेंट समझे। जब कंटेंट से आपको प्रेम होगा ना, तो आप भाषा में कन्वर्ट होना शुरू कर एकदम देंगे। भाषा से भी प्रेम होने शुरू हो गया। हाँ। तो सर, आज हमने बहुत कुछ जाना आपसे, और आगे भी हम आपको चाहेंगे कि आप स्टूडियो में आए। लेकिन आजकल के जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? युवा पीढ़ी से लेकर सबके लिए एक संदेश आप दीजिए, ताकि हिंदी को तो बढ़ावा हो ही रहे और भी प्रोत्साहन बढ़े, उनके हिंदी को और भी प्रेम करे। देखिए, मैं अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत सबसे अधिक युवाओं का देश है। तो युवा शक्ति सबसे अधिक यहाँ है, और युवा शक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकती। किसी भाषा को अपना लेगी तो उसका विकास हो जाएगा, किसी कार्य को अपना लेगी तो वो कार्य हो जाएगा। और चूँकि हिंदी सबको जोड़ कर चलती है, और अगर युवा हिंदी के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो रोज़गार से लेकर मार्केट, बाज़ार के स्तर पर और दूसरे स्तरों पर उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। हिंदी हमेशा उनकी साथी बनेगी। मुझे लगता है उन्हें और हम सबको हिंदी में काम करना चाहिए, हिंदी के विकास, संवर्धन और इसके माध्यम से अपने विकास और संवर्धन पर भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं बहुत आशावान हूँ कि भारतीय युवा इस ओर काम भी कर रहे हैं, हिंदी को अपना भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे हमें बहुत जानकारी मिली हिंदी के बारे में, नया दिशा और जो नया शिक्षा नीति पर आपने आलोकपात रखे हमारे सामने। बहुत सारे विषयों का बहुत खुलासा करके आपने हमें जानकारी दी है, और हम चाहेंगे और एक बार नहीं, बार बार आप आए और हम बार बार आपसे बहुत कुछ जानेंगे। बहुत आभार आपका। तो हमारे प्रिय दर्शकगण, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आपका सुझाव भी जानना बहुत प्रासंगिक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, आगे फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ, नए और एक कार्यक्रम में। धन्यवाद।